औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. Maintenance is the backbone of Islamic concept of economic security. हम सब जानते हैं कि इस्लाम में गुर्बत के खिलाफ जंग छेड़ने का हुक्म है और हर हाल में इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के फजल को तलाश करे. सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरेंट्स के ताल्लुक से कुरान का क्या हुक्म है. तो मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि पेरेंट्स के लिए कुरान का क्या हुक्म है. डू नॉट वर्शिप एनी बट हिम, बी गुड टू योर पेरेंट्स and should both or any one of them attain old age with you. Do not say to them even five, neither chide them, but speak to them with respect. And be humble and tender to them, and say, Lord, show mercy to them as they nurtured me when I was small. तो ये बेसिक हुक्म हम ये अच्छी तरह जानते हैं. हमको बचपन से सिखाया गया है कि जिसको उसके माँ बाप बुजुर्ग मिले, उम्र दराज हो उनकी और बड़ी उम्र को पहुंच जाए, तो उनको हम उफ भी नहीं बोलते और हम उनके साथ जब भी बात करते हैं पूरे एहतराम के साथ बात करते हैं. When we speak to our parents, we speak to them with utmost respect and we never chide them and we never are disrespectful to them. उसके अंदर बहुत ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि बी हम्बल एंड टेंडर टू देम एंड से लॉर्ड शो मर्सी टू देम एज दे नर्चर्ड मी व्हेन आई वाज यंग. इसके अंदर जो आगे हम देखेंगे स्लाइड में कि यही आया है जिसके हिसाब से हमको हुक्म दिया गया है. अल्लाह ताला हमको हुक्म दे रहा है कि हम इस बात को याद रखें कि जब हम बहुत छोटे थे तो उन लोगों ने, हमारे माँ बाप ने हमारी बहुत अच्छी तरीके से परवरिश की है एंड दे अटेंडेड टू अस प्रॉपरली. तो सारे उलमा के नज़दीक ये इस बात की निशानदेही है कि माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है कि बच्चों की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करें. हम उसको नीचे के स्लाइड्स में देखेंगे. तारिक बिन महरबी रज़ी अल्लाह अन्हु से नरेशन है कि वो मदीने में आए और उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तकरीर करते हुए सुना और उसके अंदर उन्होंने कहा कि देने वाले का हाथ ऊपर होता है और चैरिटी घर से शुरू होती है और सबसे पहले चैरिटी पेरेंट्स को दी जाती है, उसके बाद बहनों को और भाइयों को और उसके बाद जो दूसरे करीबी रिश्तेदार हैं उनको. पहली बात यह है कि हमको माँ बाप के साथ जो रवैया इख्तियार करना है. हमारे पास जो भी पैसा हो उसके अंदर इस्लामी कानून और हिंदुस्तान का कानून दोनों ये बोलते हैं कि चिल्ड्रन who are rich are bound to maintain their poor parents although they may be able to earn something for themselves. यानी अगर माँ बाप कुछ थोड़ा बहुत कमा भी सकते हैं लेकिन अगर गरीब हैं तो बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी है. यहाँ पे आप इस बात पे गौर करें कि बेटा और बेटी अलग नहीं है, बल्कि यह है कि बच्चे उनकी they will maintain them, उनकी नशूद और नुमा की जिम्मेदारी बच्चों पर. बच्चा अगर पैसे वाला है तो उसको उसके ऊपर लाजिम है और फर्ज है कि वो अपनी माँ को जो गरीब है उसकी पूरी तरीके से देखभाल करे. और बेटा चाहे गरीब हो, अगर उसका बाप गरीब है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको पूरी तरीके से मेंटेन करे. अब हम आते हैं कि क्या हुक्म है बच्चों के ताल्लुक से. हम सब जानते हैं कि बच्चे फ्यूचर जनरेशन होते हैं और उनकी सही परवरिश और उनका सही ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी से एक बेहतरीन जनरेशन निकलती है और वो अल्लाह ताला के रास्ते में बेहतर काम कर सकती है. हम ये भी जानते हैं कि कुरान मजीद हमसे कहता है कि सूरह तौबा की 111वीं आयत है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों से खरीद लिया है उनकी जिंदगी को और उनकी हर चीज को आखिर में जन्नत देने के बदले में. तो ये बात तय है मुसलमानों के लिए
कि उनकी जिंदगी, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पोजीशन, उनके बच्चे, ये सारी चीजें जो हैं हम अल्लाह की रजा के लिए रखते हैं और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही उसका इस्तेमाल करते हैं। हम सबके लिए इसके अंदर एक इबरत भी है और इसके अंदर हमारी अगर हम गलती कर रहे हैं तो उसको इस वक्त सुधारने का मौका भी है। और ये है कि कुरान के नज़दीक कुरान हमसे कहता है कि हर बच्चा एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। कुरान कहता है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को ऑनर किया, और फिर कुरान कहता है कि हमने इंसान को पैदा किया बेहतरीन साख्त में, परफेक्ट तरीके से। तो जो कुरान tells us that Allah has purchased of the believers their lives and their belongings, and in return has promised that they shall have paradise. Quran teaches us that each child is a very respectable being. The Quran says that we have honored the children of Adam, and it says that we have created man in the goodliest constitution. And therefore it follows, and there is consensus that all the parents and relatives are prohibited from condemning the children or having contempt for them. The Quran and the Sharia orders us that we should never treat the children, especially the girl children, as a burden. हम लोग अपनी तकलीफ में थोड़ी सी भी जब होती है तो नाशुक्री पे उतर जाते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ वर्जी में बच्चों को अपने आप के ऊपर बोझ कह देते हैं। इस चीज़ से हमको परहेज करना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से मुमानियत है कि हम बच्चों को गिरा के बात करें या उनको, खुसूसन लड़कियों को, अपने ऊपर बोझ समझें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बच्चों से बहुत मोहब्बत करें और उनकी इज्जत करें। कुरान मजीद हम जानते हैं कि सूरह बकरा की 233वीं आयत है कि the mother shall give suckle to their offspring for 2 whole years. It is incumbent upon him who has begotten the child to provide them their sustenance and clothing in a fair manner. यानी अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब बच्चा छोटा हो तो उसकी जिम्मेदारी न सिर्फ दूध पिलाना है बल्कि उसके पूरी तरीके से ख्याल रखना और उसके कपड़ों का, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना माँ बाप की जिम्मेदारी है। फिर मैं आपको जो पहली हमने आयत पढ़ी थी वही है, lower to them the wing of humility out of mercy and say, my Lord, have mercy upon them as they brought me up when I was small. ये आयत हम सबको तरगीब दे रही है कि जिस तरह और जो जिम्मेदारी माँ बाप की है वो ये है कि वो जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता और अपने पाँवों पे खड़ा नहीं हो जाता उस वक्त तक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी मेंटेनेंस में, उसकी नशूद व नुमा में किसी किस्म की कोई कमी न करें। अल्लाह ताला चैप्टर 66 में, सूरह 66 में फरमाता है कि बिलीवर guard yourselves and your kindred against a fire whose fuel is human beings and stones. यानी अल्लाह ताला का हुक्म है कि हम अपने आप को और अपनी औलाद को आग से बचाएं जो ईंधन है जहन्नम की आग, जिसकी ईंधन बनेगा इंसान और पत्थर। अब ये इस आग से बचाने के लिए ये फिर काफी उलमा के नजदीक ये बात तय है कि माँ बाप की और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली, स्पिरिचुअली और इकोनॉमिकली डेवलप होने का मौका। अब जाहिरी बात है कि ये डेवलपमेंट ऐसी नहीं हो जाएगा बल्कि उसके लिए हमको पूरी कोशिश भी करनी है और असबाब को उन तक पहुंचाना है। So we have seen that it is the responsibility according to the Quran that we save people from the hellfire, our own children and ourselves from hellfire. And when you need to do that,
obviously the child has to be strong spiritually, morally, economically. And therefore we see this is very, very revealing. This is quoted in the book Economic Security Islam by Allama Qaradawi, that Sa'id bin Musayyab narrated that he put the kin of a child from the paternal side behind bars because they did not maintain the child. The guardians went to Hazrat Umar radiyallahu anhu, who ordered him to nourish the child from his own money. Further, Hazrat Umar radiyallahu anhu said to him that if I had come to know of his distant kin, I would have held him responsible for the sustenance of the child. हम ये समझते हैं कि अगर कोई बच्चा यतीम है तो उसकी माँ की और दूसरों की जिम्मेदारी है. अगर आप चचा हैं, ताया हैं या दूर के कजिन्स हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है. आपको इस बात को ढंग से पढ़ना चाहिए कि शायद सईद बिन मुसैयब ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो दूर के रिश्तेदार थे उनको जेल में डाल दिया क्योंकि उन्होंने बच्चे की परवरिश के लिए पैसा देने से इनकार किया. और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर मुझे मालूम होता कि और कोई दूर का रिश्तेदार है, ये तो चाचा ताया थे, अगर कोई मालूम होता मुझे कि दूर का रिश्तेदार है तो मैं उसको भी नहीं छोड़ता. मैं आई वुड हैव एंश्योर्ड कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करे और बच्चे के लिए नान और नफका दे. तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि शरअन बे इंतहा ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमारी पहली जिम्मेदारी माँ बाप हैं, फिर बीवी है, माँ बाप हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, और फिर उसके बाद हमने पहले ही हदीस पढ़ी कि बहन है, भाई हैं, और फिर दूर के रिश्तेदार हैं. ये हमारा जो है सिंपल रूल्स और लॉ है. अब आती है बात के बीवी की कफालत. व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ? The Quran says men are the protectors and maintainers of women because Allah has given the one more strength than the other and because they support them from their means. तो शरिया का कानून यह है कि द शरिया इज वेरी वेरी क्लियर कि शौहर की जिम्मेदारी है कि वो बीवी की मेंटेनेंस करे. और हिंदुस्तान का कानून, शरीयत का कानून भी यही है कि बीवी का मेंटेनेंस ऑब्लिगेटरी है हर शौहर के ऊपर जब तक कि वो उसके हुक्म को मानती है जो जायज़ हुक्म हो और वो उसके साथ अपने रिश्ते को साफ सुथरा रखती है. यहाँ का कानून ये बोलता है कि अगर बीवी जो है बगैर किसी वजह के शौहर के साथ नहीं रहती है तो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ एक और शर्त है कि अगर वो इसलिए अलग रहती है कि शौहर उसके ऊपर जुल्म कर रहा है तो उस सूरत में उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा बावजूद इसके कि वो उसके साथ नहीं रह रही है. खुदा ना खास्ता कि हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर डिवोर्स हो तो क्या हो. तो हिंदुस्तान का कानून और शरीयत का कानून ये है कि इद्दत के दौरान में औरत को मेंटेनेंस देना और उसकी ढंग से देखभाल करना शौहर की जिम्मेदारी है. ये शरन सिर्फ और सिर्फ इद्दत के दौरान है, लेकिन हिंदुस्तान के जो कानून हैं उसके अंदर 2-3 कवानीन हैं. एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर एक सेक्शन 125 है. वो कहता है कि बीवी को जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं करती पूरा नान और नफका लेने की इजाज़त है और बच्चों को जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते. You see, what we have to understand is that there is a variation between what the Sharia says and what the Indian law says. According to the Sharia, the wife is entitled for maintenance during the iddat period or the waiting period, which we have already seen in the previous presentations. But according to section 125 of the Criminal Procedure Code, the wife has to be maintained until she marries again by the former husband, and children can claim maintenance until they attain the age of 18 years. Unfortunately, in India, there are multiple laws as far as protection of divorced women are concerned. There is one act which is called the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act. ये 1986 में शाबानू के केस के बाद आया था.
इसके अंदर यह है कि इद्दत के दौरान उसकी कफालत तो करनी ही है, लेकिन इसका कानून हिंदुस्तान का ये बोलता है, और ये शरन भी यही सही बात है, कि वो जो भी तहाइफ शादी में दिए जाते हैं, चाहे शौहर की तरफ से हों या शौहर के रिश्तेदारों की तरफ से हों या उसके दोस्तों की तरफ से हों, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। और यहाँ पे खाली मेंटेनेंस की बात नहीं है, बल्कि थोड़ा सा आगे जाके वो कानून ये बोलता है कि उस दौरान में कुछ ज्यादा पैसा देना चाहिए ताकि बीवी जो है उसकी फ्यूचर जिंदगी में भी बेहतर जिंदगी गुजार सके। और ये आगे का जो हिस्सा है इसका, वो करेक्ट शरीयत के मुताबिक है, और वो ये है कि औरत, बीवी जिसकी तलाक दी गई है, अगर वो गरीब है और अपनी कफालत नहीं कर सकती, तो कानून ये कहता है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा, उसको लीगल फिक्शन कहते हैं, कि वो औरत का इंतकाल हो गया और जो जो लोग उसकी औरत की जायदाद के हिस्सेदार हैं, चाहे वो उसके पास जायदाद हो या ना हो, उन सारे रिश्तेदारों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो औरत को मेंटेन करें। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपसे पिछले प्रेजेंटेशन में अर्ज किया था कि ये नामुमकिन है कि कोई मुस्लिम औरत या कोई मुस्लिम बच्चा किसी भी कीमत पे लावारिस हो, इसलिए कि हम देख चुके हैं कि इस्लामी कानून के अंदर जो विरासत की कानून है, उसके अंदर जो जो रिश्तेदार जिनको प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा मिल सकता है, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जो भी शख्स गरीब है उसको मेंटेन करें। ये तरीक़ेकार है शरीयत का, और वो ये है कि वो किसी कीमत पे किसी मुसलमान का हाथ नहीं छोड़ता। हम लोग शरीयत से दूर चले गए हैं, और इसलिए हमारे लिए अलग अलग कानून एक ही पॉइंट को लेकर बनाए जा रहे हैं। शरीयत का तकादा यही है कि कोई शख्स गुर्बत में अपनी जिंदगी न गुजारे। तो जरूरी है कि हम इस बात को सही तरीके से समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, और ये हरगिज ना होने दें कि कोई हमारे खानदान में गुर्बत में रहे और हम उससे अपने आप को किराना कश कर लें और उसको मेंटेन ना करें। You see, the correct position of the law as far as Islamic Sharia is concerned is that it is nearly impossible for a person to be without any heirs, and it is nearly impossible for a person that he will land in a situation where there is nobody who will be bound by law to take care of him. The simple principle of Islamic law is that if a person has no money, by a legal fiction, it will be presumed that the person is dead, and whoever gets a share in his property is bound to maintain that person. That is a simple law. It goes further, and there are a lot of people a lot of ulamas who say that if an heir who is supposed to get his property is also not in a position to maintain, then the court will presume that even he is dead, and it will go to the others who will get a share. So this would include, obviously, as we have seen during our presentation on the law of inheritance, it goes from the nearest relatives to the most further relatives. It starts with parents, spouse, children, brothers, sisters, uncles, aunts, and then uncles, children, aunts, children. So it's nearly impossible that a person will be without a relative who will be in a position to maintain that person. The unfortunate part is that we are not aware of it, and therefore we think that if a person is poor, it is because his mother or his daughter only should take care of it, and we have no responsibility. We are mistaken. It is our responsibility to ensure that all our far-off relatives, and we have seen in the previous slides that it starts with the parents, goes to the wife, then to the children, then to the brothers, sisters, uncles, aunts, and far-off relatives. So all of them have a collective responsibility to ensure that a person who is in dire needs is taken care of, at least for the basic necessities. We will see what maintenance includes. You see, maintenance includes food, clothing, and lodging.
It also includes the necessary expenses for mental and physical well-being of a minor according to his status in the society. Education expenses are also included in this definition. This I am telling you from the Indian law. India के law के हिसाब से this is what is included in maintenance as far as Muslims are concerned. Now we will go to what is the responsibility of a father. A father is bound to maintain his son until they have attained the age of puberty, until the age of majority. Now, of course, the Indian law says that majority. Let me here clarify that as far as puberty is concerned, in India, the law is that a person is supposed to attain puberty on actual attainment of it, or at the age of 15, he is presumed to have attained puberty. But now the Indian government or parliament has passed a law which fixes a normal, straightforward age of 18 to declare a person as a major. The parents are not bound to maintain their adult sons unless they are disabled by infirmity or disease. If a person is having any infirmity, he doesn't have hands, he doesn't have legs, or he's got a disease. It could be in these times, it could be a person who is suffering from acute cancer or acute tuberculosis or diseases which make him virtually an invalid. In those circumstances, the Sharia doesn't leave him to the mercy of others. It doesn't say that he has attained majority. It says that as long as he is infirm or he is suffering from a disease, it's the responsibility of the father, and in his absence, the mother, to ensure that he is properly taken care of. The responsibility of father continues, and he is bound to maintain if the children are in the custody of the mother during their infancy. Obviously, the next part according to the Indian law is that the father is not bound to maintain a child who is capable of being maintained by his or her own property. You know that many times a lot of properties are transferred to the name of children. If the child has a property, then he need not maintain. देखिए, कानून ये है कि हर बाप को अपने औलाद को मेंटेन करना कंपलसरी है. बेटे को जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता, बालिग नहीं हो जाता. थोड़ा सा फर्क समझ लें कि पहले हिंदुस्तान में बलागत का और उसूल ये है कि या तो लड़का हकीकतन बालिग हो जाए या लड़की बालिग हो जाए, या उसकी उम्र 15 साल में यह माना जाएगा कि वह बालिग हो गई है या हो गया है. जहाँ तक लड़कियों का ताल्लुक है, न सिर्फ उनको सही तरीके से पढ़ाना है, लिखाना है, उनके ऊपर जहाँ तक लड़कियों का ताल्लुक है 18 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है. जिम्मेदारी उसकी शादी के ऊपर ही खत्म होती है, माँ बाप की. किसी के ऊपर अपने बालिग बेटे को मेंटेन करना जरूरी नहीं है, इल्ला इसके कि वो या तो माजूर हो या बीमार हो. माजूरी अगर इस किस्म की है, जैसे हाथ कट गए हो या पैर एम्पुटेट हो गया हो, जिससे वो अपनी रोजी नहीं कमा सकता, तो उसकी या अकल के तौर के ऊपर वो कमजोर हो और अपनी रोजी नहीं कमा सकता, तो माँ बाप की और दूसरे रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है कि वो उसको मेंटेन करें. इस बात का भी ख्याल रखें कि ये कोई बहाना नहीं है मेंटेन करने का कि बच्चे मेरे साथ नहीं रह रहे हैं बल्कि माँ के साथ रह रहे हैं, जिससे शायद तलाक या खुला हो चुका हो, लेकिन वो बहाना नहीं चलेगा. हिंदुस्तान के कानून में चाहे आप लोगों को कुछ बेवकूफ़ बना लें, लेकिन शरीयत के अंदर इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप इस बात के ऊपर बच्चों को मेंटेन करने से इनकार कर दें कि वो आपके साथ नहीं बल्कि आपकी मुतल्लका बीवी के साथ है. इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं है. उसूल यह है कि अगर बाप अपना आपको मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन तो जिम्मेदारी माँ के ऊपर जाती है, बशर्ते कि उसके पास पैसा हो. अगर दोनों माँ बाप के पास नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले दादा दादी के ऊपर जाती है, उसके बाद नाना नानी के ऊपर जाती है. अब उल्टा भी सही है कि अगर दादा दादी और नाना नानी भी गरीब हैं और उनके खुद के जो बच्चे हैं जो आपके माँ बाप हैं, अगर वो उनकी देखभाल नहीं कर सकते तो आप पर जिम्मेदारी है कि आप उनको मेंटेन करें. यानी कि दादा दादी नाना नानी भी आपकी जिम्मेदारी में आते हैं.
और मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि कोई लावारिस होता नहीं है, इसलिए कि जितने भी गरीब रिश्तेदार होते हैं उन सब की जिम्मेदारी, उन सबको की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उन करीबी रिश्तेदारों के ऊपर है जिनके पास अल्लाह ताला ने अपनी नेमत बख्शी हो, जो अमीर हो. There is no concept of a person at any point of time not having any other person to take care, because the Quran and the Sharia are very clear that all the rich people are bound to maintain their poor relatives, and it is in proportion to the share which they would inherit from them on their death. So this is the brief presentation on the maintenance of wife and children and parents and far off relatives. I'll be happy to take questions. And one small announcement that inshallah on the next second Saturday, we will deal with the responsibility of the Muslim Ummah in taking action to stop mob violence and lynching. Many Muslims and many depressed class people have become victims of mob lynching. There are certain legal things and there are certain things that that every Muslim can do on his own. So inshallah on the next second Saturday of 2022 January, we will inshallah try and have a presentation on what we can do to ensure that we take all the necessary action so that mob lynching doesn't happen. Very happy to take any question related to any legal topic, not necessary to today's presentation. एक क्वेश्चन आया है जी. Can you read this, Akmal sir? Yeah. So for other audience, I'll just read out the question. आपने कहा कि आदमी की जिम्मेदारी है बच्चे का खर्चा, irrespective of wife is billionaire, लेकिन आदमी जॉब पे नहीं है और कर भी नहीं रहा है, though he is fit and in all the ways, फिर कैसे करना होगा? क्या औरत ही पूरा करे बच्चे को भी पालना और उसका खर्चा भी? देखिए, उसका उसूल ये है कि औरत को तलाक लेने के जो ग्राउंड्स हैं इस्लाम में, उसमें का एक ग्राउंड ये है कि उसने अपनी बीवी का खर्चा नहीं उठाया हो, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि बीवी बिलियनर हो या नहीं हो. लेकिन जहां तक बच्चों का सवाल है, आप बच्चों को इस बात के ऊपर लड़के नहीं छोड़ सकते कि तुम्हारे बाप को कुछ करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है. आपका इस्लामी फरीजा है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है तो आपको अपने बच्चों को हर हाल में अपने खर्चे पे मेंटेन करना है. जहां तक शौहर का ताल्लुक है, आपको उससे तलाक लेने की इजाजत है, और खर्चा न देने की शक्ल में आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ तलाक का है, कोई और ऑप्शन नहीं है. Related to maintenance of parent, does it also include parent-in-laws? आपके शौहर की जिम्मेदारी होगी ना, आपके ऊपर नहीं आएगी उनकी जिम्मेदारी, आपके शौहर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर आएगी. आपके बच्चों के ऊपर दादा दादी होने के नाते, आपके शौहर के ऊपर बेटा होने के नाते आपके ऊपर पर्सनली जिम्मेदारी नहीं आएगी अगर वो आप बीवी हैं तो. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्लाइड 10, 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज, और इज इट 18 कॉमन फॉर बोथ जेंडर? 18 इज कॉमन फॉर बोथ जेंडर्स. आप 18 और 21 का जो कंफ्यूजन कर रहे हैं वो शादी के लिए डेट ईयर्स हैं, वो इट इज नॉट अबाउट मेजॉरिटी. कोई हैंड रेज किए हैं? जी बताइए. रेडमी नोट 10 को आपको मैं आप अभी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हमारे पापा ने मुझे प्रॉपर्टी तुमकुर में दिया है, सॉरी टिप्टूर में दिया है. हाँ, वो एक्चुअली मुझे वो गिफ्ट डीड कर डालें सर वो. जी. एक्चुअली मेरे भैया ने 2010 में. जी. हेलो. हाँ बोलिए. ये आई एम जस्ट 2010 में हमारे भैया भी लायर है सर टिप्टूर में. जी. वो जाए हमें 6 भाना सर. जी. हमने बुलाले को जब को कोर्ट में क्या बोले कर को बोले तो ऐसा अब्बा को ऐसा इसे इनकम टैक्स वाले पकड़े को चले गई, तो मैं आपको एक साइन करना अगर को बोले. जी. हमें सभी शादीशुदा थे सर. हमें सभी 6 भाना भी जाको ऐसा पड़े नहीं सर का साइन कर डाले सर. कितने साल पहले है ये? 2010 की बात बोल रहे हूँ सर. जी. 2010 की बात. बाद 2019 में क्या करे अगर को बोले तो हमारे भैया
हमारे अम्मी को भी हमारे अब्बा को बहुत सताना शुरू करे। जी ऐसा फाइनेंशियल मैटर में भी होंगे उनके एक्चुअली उन्होंने खुद कमा को ही आस्ती हम्म उन्होंने क्या करे करको बोले तो 2019 में असिस्टेंट कमिश्नर के कोर्ट को गए अब्बा अम्मी अब्बा। जी वहां जाको उन्होंने क्या करे करको बोले तो ये ओल्ड एज के इसे कंप्लेंट करे। करेक्ट जी ऐसा हमना बेटा सतारा हमना बहुत जी सतारा हमना घर में रहने दे रहा नहीं एसिड ले जाको मारने देखा सर हमारे अब्बा को। हम्म उससे ऐसा ले जाको कंप्लेंट करने में से उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर टिप्टूर के असिस्टेंट कमिश्नर नंदिनी मैडम थे तब जी क्या करे कर को बोले तो इमीडिएट अयाज खान हमारा भैया का नाम अयाज जी खान इमीडिएट घर खाली करना जी खाली कर को उन्होंने चले जाना। और जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स है सर वो कॉम्प्लेक्स वाले हमारे अब्बा को नहीं भाड़ा देते थे। उन्होंने जी नंदिनी मैडम क्या ऑर्डर करे कर को बोले तो कॉम्प्लेक्स वाले पूरे इन द सेंस हमारे अब्बा का नाम अनवर जी खान को पूरा भाड़ा देना कर को बोल को नंदिनी मैडम ऑर्डर करे। जी नंदिनी मैडम ऑर्डर करे के बाद पूरे जने इलाका को कॉम्प्लेक्स वाले पूरे जने इलाका को हमारे अब्बा कुछ भाड़ा देते थे। जी 2021 में 25 को हमारे अब्बा का इंतकाल होगा सर। जी हमारे अब्बा का इंतकाल हो गए के बाद उन्होंने जी हमारे भैया क्या करे कर को बोले तो कॉम्प्लेक्स वाले हमको पूरे जने हमको जाको ऐसा भाड़ा किसी भी नहीं देना। आई एम द जी ओनर होल एंड सोल मई ओनर ये किसी भी नहीं देना कर को बोल को ये करे। जी एक्चुअली 2019 में हमने मालूम ही नहीं था अब्बा जाको मेरे हमने लाले जाको इसमें म्युनिसिपल ऑफिस में सहीना से भी करे क्या ये कर को बोले तो नहीं तुले तुले कर को बोल को सहीना से भी करे हमें सभी सहीना अंदर है। एक्चुअली उनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम से मेरी बहन के नाम से डिवाइड कर डाले सर। जी अब भैया क्या कर रहे हैं कर को बोले तो अब हमना वो पैसा अब हमना भाड़ा लेने दे रहे नहीं भाड़ा जाको पूछे तो डिक्री ले लगा रही सर। अब जी और डिक्री कॉपी है आपके पास? हाँ सर मेरे पास है सर डिक्री कॉपी है सर। तो सुन लीजिए क्या हुआ है। भैया जो है आपके ऊपर केस फाइल किए हैं दिखता है और कोर्ट से ऑर्डर ले लिए हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी है क्योंकि आप जो पहले साइन कराई हैं उसके हिसाब हाँ से आप पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम ट्रांसफर कर लिए हैं। हाँ हाँ तो नॉर्मली जो है मुझे मालूम नहीं कि नंदिनी का क्या ऑर्डर है तो हाँ हाँ ऑर्डर की कॉपी और वो डिक्री की कॉपी आप भेजिए तो इंशाल्लाह मैं देख के बोल सकता हूँ कि क्या हो सकता है। ओके सर सर एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। Moving to next question. जी Ida 4 months and 10 days. Then what about her livelihood after this? Should it be understood that the father takes care of her brothers in case father is not good enough financially or is no more existing? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कानून ये है कि जैसे ही 4 महीने 10 दिन खत्म हो गए अगर बीवी के पास अपने आप को मेंटेन करने के लिए नहीं है कुछ और वो गरीब है तो लीगल फिक्शन के तौर के ऊपर ये माना जाएगा कि बीवी जिंदा नहीं है। तो जिन लोगों को अगर उसके पास प्रॉपर्टी होती तो जो जिनको शेयर मिलता उनके ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी। तो इनकी जो शेयर जाएगा वो उनके माँ बाप भाई बहन को जाएगा और अगर बच्चे हैं तो बच्चों पे जाएगा। तो अगर बच्चों के पास पैसा है तो बच्चे मेंटेन करेंगे, बच्चों के पास नहीं है तो माँ बाप मेंटेन करेंगे, माँ बाप के पास नहीं है तो भाई बहन करेंगे, वरना चचा ताया खाला फुप्पो इन लोगों के ऊपर जाती है जिम्मेदारी। अकमल साहब एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स इन लॉज के मेंटेनेंस के बारे में था आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, उस पर एक कंटिन्यूएशन है। व्हाट अबाउट हस्बैंड विद रिस्पेक्ट टू वाइफ यू आंसर्ड, व्हाट अबाउट हस्बैंड? Pardon, wife समझा नहीं मैं कुछ। No, you have answered the question about the wife. जी the question is what about husband? I think one second. मतलब हस्बैंड के पास पैसा नहीं है बोल रहे हैं आप या क्या क्या है और कुछ? मैं जो क्वेश्चनर है उनको अनम्यूट करने के लिए बोला हूँ, आप हामिद साहब हाँ अनम्यूट करके बात करें। या अनम्यूट करके उनको पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने जो आंसर दिया वो मतलब वाइफ को नजर में रखते हुए दिया था। तो अगर मान लीजिए मैं हूँ मतलब एज ए हस्बैंड और मेरे इन लॉज हैं तो उस केस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी जैसे मेरे पेरेंट्स की है?
आपके ऊपर नहीं होगी। अगर आपके पास बीवी के पास माल है तो होगा, वरना आपके जो सास ससुर हैं वो जिम्मेदारी उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनके बहन भाई, उनके फुप्पो और खालाओं पे जाएगी। क्योंकि उनका कोई बेटा है नहीं, तो उस केस में भी नहीं। केस में आप, क्योंकि बेटी है और अगर आपने आपकी अहलिया हैं, अगर आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा, लेकिन शरन आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर कोई माल आपकी बीवी के पास है, चाहे वो आपका दिया हुआ जेवर हो या आपकी दी हुई कोई प्रॉपर्टी हो, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल करें, फर्ज है उनके ऊपर। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। मैं शादी होके एक्चुअली 8 इयर्स हो गया है और मेरे को 4.5 इयर्स की डॉटर है। मेरे इन लॉज और मेरा हस्बैंड मेंटली टॉर्चर करके मेरे को बहुत डिप्रेशन में सब चली गई थी। फिर मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि मेरे को सेपरेट होना है, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम मुझे नोटिस भेजो। तो मुझे ये जानना है कि मैं नोटिस भेजना इज अ बेटर ऑप्शन और शुड आई आस्क हिम टू सेंड नोटिस। और बच्चा मेरी बेटी जो है वो मेरे पास ही रहेगी। क्या वो मेरे हस्बैंड ले सकते हैं उसका कस्टडी? The answer is that I would personally prefer that you should take a khula, so that you should never close the door on remarriage. It is in your luck, तो हो जाएगी। अगर नहीं होना है तो नहीं होगी, that's all right, but we should never close the door on our own. That is my advice to all the sisters, especially. It includes the brothers also, and young men and women both. As far as the maintenance is concerned, he is bound to maintain your daughter according to his status until she finishes her studies and gets married according to his status. As far as guardianship is concerned, though the Quran, the Sharia says that at the age of puberty she can go with her father, but the courts in India have generally held that the welfare of the child is paramount and the child is safer with the mother. So they normally, in 99% of the cases, give the custody of the child to the mother. I don't think you have any issue there. The only way you will lose custody is that if you marry again and your husband is not willing to keep the daughter. As far as that is not there, inshallah, summa inshallah, custody will continue with you. You should be all right, inshallah. Okay, inshallah. Jazakallah khairan. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अकमल साहब, एक सवाल था कि हमारे नानी की नाना नानी की कुछ प्रॉपर्टी थी, तो बहुत बाग था, तो नाना और नानी का दोनों का था बहुत सारा ये, तो मिलकर जो है 10 इयर्स पहले बांट दिए, पूरा हिसाब से जो है सबको बांट दिए। तो हमारे नानी का जो हिस्सा आया है वो कुछ हिस्सा है, 3-4 एकड़ बाग है, तो वो ये किए हैं कि बिल बनाए हैं कि अब मेरे बाद जो है, क्योंकि लड़कों को और लड़कियों को सबको हिस्सा मिल चुका है, अब मेरे बाद जो है हमारे नानी बनाए हैं बिल के, उनके पोतों को, यानी 3 पोते हैं उनके, हर एक बेटे से एक बेटा, तो 3 पोतों को जाएगा बोल के। तो ये उन्होंने बिल बना के, और जब तक मैं हूँ तब तक मैं इसका मैं लेती हूँ, इसका खर्चा, इसका जो भी इस बाग से आ रहा है पैसा, तो उस मेरे बाद जो है 3 पोतों के करके बिल बनाए हैं। तो ये क्या सही है क्या? एक उसमें एक बहन के हस्बैंड, एक हमारे खलाई जो है इस चीज को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। अब फिर ये 4 एकड़ में से फिर तुम्हें आप जो है सबको बांटना बोल के ये कर रहे हैं। तो आपकी नानी हयात हैं? हाँ है, अभी वो जिंदा है। देखिए, इस्लामी कानून के अंदर कोई सी भी विल जो है वो 1/3 से ज्यादा के लिए नहीं हो सकती। अच्छा। तो अगर उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी विल से अपने पोतों को दी है तो वो इलीगल होगा। लेकिन अगर उन्होंने 1/3 उनकी पूरी प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 किया है तो जायज, तो ये मतलब
ये असल में उनका भी कुछ हिस्सा ऐसा था कि 25 एकर्स हमारे नाना का था और जी एक 10 एकर्स हमारे नानी का था। तो ये जी पूरा 35 एकर्स मिलाकर जो है बाँट दिए। पूरा नाना जी का बना के जो है बाँट दिए। जी। सिर्फ एक हिस्सा रख लेकर 4 एकड़ नानी को कर बोल के रख कर जो है तो बाकी का पार्टीशन बेटा डीड हुई थी वो हाँ, पार्टीशन डीड हुई थी। पार्टीशन डीड मालूम नहीं वो, हाँ मगर तो वो पूरा मिलाकर जो है एक प्रॉपर्टी है बोल के बाँट दिए थे। जी तो एक थोड़ा हिस्सा रख लिए थे। तो उनका हमारे नानी का ये कहना है कि जो भी देना था वो सब दे चुके हैं। अब मेरा जो हिस्सा बचा हुआ है, छोटा पार्ट मैं रख रही हूँ। मेरे जी। हिस्से में से भी पहले बाँट दिए बोल के उन्हों बोलते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, जितना उन्होंने रिटेन किया है उसका भी जी। सिर्फ 1/3 दे सकती है। एक अच्छा, मर्तबा अच्छा। आपने बच्चों को अगर बांट दी हैं तो फिर उसके बाद उनकी ओनरशिप नहीं रही। अब मुझे नहीं हाँ। मालूम कि उन्होंने डॉक्यूमेंट जो बनाए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। वो अगर तो डॉक्यूमेंट उन्हों बता रहे थे कि लॉयर के पास उन्हों जाके विल ऐसा बना के रखी हूँ मैं जब से। विल की फिक्र मत कीजिए, विल का तो कानून मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, उन्होंने वो अपने बच्चों को जो बांटा है वो डॉक्यूमेंट जी, सही है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट सही है तो जितना भी इनके पास बचता है, जो दे दिया जी, उसका हिसाब नहीं लिया जाता। जितना जी, भी इनकी जब तक हयात है, जब ये हयात नहीं रहेंगी उनके मरने के वक्त के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी उनके पास होगी उसका सिर्फ 33.33% विल से जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। अच्छा, अच्छा। बाकी ठीक है, का जो भी 66.66% होगा वो सिर्फ और सिर्फ शरीयत के हिसाब से लड़कों को लड़कियों का दुगना जाएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं पूछना चाहती थी कि अगर खुला के लिए नोटिस दिए तो व्हाट आर द क्लॉजेस वी हैव टू अबाइड विद, व्हाट आर द अगर आदमी कुछ डिमांड करेंगे तो व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू एक्सपेक्ट? पहले एक बातचीत से ही होता है वो। जी वैसे शरई उसका तरीक़ेकार ये है कि सिर्फ और सिर्फ जितना आपको उन्होंने मेहर दिया था या जो तोहफे दिए थे बस जी वही वो वापस पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते। लेकिन आजकल जो है जरा अनरीजनेबल डिमांड्स करने लगते हैं, तो वो जब डिमांड करेंगे जब सोचना पड़ेगा। लेकिन शरई तो ये है कि जो भी तोहफा या मेहर उन्होंने दिया है सिर्फ उसी हद तक वो आपसे वापस ले सकते हैं। जी, और ये भी पूछना था कि अगर वो बोले कि बच्चे को मिलना है, बच्ची है, छोटी है, तो अगर जिद करे तो फिर क्या कर सकते हैं? हिंदुस्तान के सारे कोर्ट जो हैं मिलने की इजाजत देते हैं। बच्ची की उम्र क्या है उसके हिसाब से कुछ 4.5 years की है। इतनी 4.5। 4.5 ईयर्स की बच्ची है तो उसको नॉर्मली फ्राइडे की रात में ले जाकर संडे की सुबह में लाके वापस छोड़ने को बोलते हैं, कोर्ट का ऑर्डर होता है। लेकिन जी ये आपके बीच के नेगोशिएशन की बात है। लेकिन कोर्ट जी यकीनन और शरई तकादा भी यही है कि बाप को मिलने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि थोड़े दिनों के बाद वो आके लेके भी नहीं जाते हैं बच्चों। थोड़े दिनों के वास्ते जिद में आते हैं, फिर उसके बाद जो है रफ्ता रफ्ता कम करके फिर आते ही नहीं। ये जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारा। जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन। हेलो, हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा मसला तो प्रॉपर्टी का है। एक्चुअल में मेरे पापा 3 भाई हैं और पापा मेरे सबसे छोटे हैं, 2 बड़े हैं उनसे, तो दोनों सर्विस में थे। तो हमारा एक ज़मीन है घर पे गाँव में, तो जी उसमें क्या है कि ज़मीन में बँटवारा हुआ तीनों भाई का। तो जब हमारी दादा तो बहुत पहले गुज़र चुके थे, दादी थी, तो दादी के रहते हुए ही ग ज़मीन का बँटवारा हुआ और जी तीनों भाइयों को इक्वल मिला, जितनी ज़मीन थी सब में तीनों में इक्वल मिला हिस्सा। तो जी दादी का शाइन उसमें थी। फिर दादी की इंतकाल हो गई, उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ कि हमारे अब्बू उतने अच्छे सर्विस में नहीं हैं, तो उनको दोनों भाई ने बोला कि आप तुम एक काम करो, हम नया ज़मीन का बनाते हैं इक्वलेशन और उसमें तुम घर तो बना नहीं सकोगे, हम ही बना लेते हैं और तुम ये 2 रूम लेके रह लेना। तुम बाकी फिर हम तो हैं ही देखने के लिए तुम्हारे, तुमको देखेंगे। तो ये करके पापा को रख के सबने उनसे साइन करवा के और तीनों भाई ने साइन करवा लिया, दोनों कब भाई की ने। बात है? कब की बात है? ये 2014 की बात मैं बोल रही हूँ। जी
तो अब शाइन होने के बाद क्या है कि पीछे की पोर्शन यानी उसको जो 3 इक्वल भागों में डिवाइड किया गया था जमीन को, उसमें से ज्यादा इक्वलेशन बड़े भाई ने रख लिया, ज्यादा हिस्सा। और जी मेरे अब्बू को और सेकंड भाई जो हैं उनको हाफ हाफ दिया गया, क्योंकि सेकंड जो थे वो बोले मैं भी यहाँ गांव में नहीं रहूंगा, मैं घर कहीं जमीन लेके रखूंगा, तो मुझे बस एक रूम के लिए चाहिए, अगर आना जाना रहा तो बस मैं उसमें ठहरूंगा। तो इसलिए दोनों ने, सब तीनों ने मिलकर साइन कर दिया। अब क्या है कि जो आगे का पोर्शन है जिसमें दोनों भाई हैं, सेकंड वाले और मेरे अब्बू, तो उसमें 3 रूम आगे का निकला है। तो आगे का जो फर्स्ट रूम है वो मेन रूम है, और वो हमारा हाईवे मतलब रोड पे, मेन रोड पे घर है। तो जी उन्होंने अब फरमाया है कि हमारे घर के बगल में ही उनके दामाद रहते हैं बड़े। तो जी उन्होंने बोला कि ये हिस्सा मुझे दे दो, आगे का घर मुझे दे दो, और पीछे दोनों रूम मुझे दे दो, और तुम बस एक रूम लेके रह जाओ। तो अब्बू मेरे बोले कि आपको लेना है तो आप लेके आके रहिए। एक्चुअल में क्या है कि उनके दामाद अच्छे नेचर के नहीं हैं। जी तो और वो उनका है कि वो उस घर को लेके और वहां पे भाड़ेदार या कोई रूम लगा के, और मतलब होटल वोटल का उनका मामला है। जी तो घर के अंदर इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो पापा ने मना किया अब्बू ने मेरे कि नहीं, हम आपको रहने देंगे, आपके दामाद को नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे अंकल के थ्रू से उनके दामाद ने मेरे चाचा के थ्रू से हमारे अब्बू के ऊपर केस करवा दिया कि ये जी मेरा है, जमीन है, और ये लोग मुझे आने नहीं दे रहा, रहने नहीं दे रहा है। जी तो फिर पापा के पास वो पेपर है जिसमें दादी ने साइन किया था, तीनों भाई का जी एक। जी तो अब चूंकि पापा को अब एहसास हुआ है कि क्या गलती कर दी है, तो हम लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि आप भी जाके कोर्ट में अब केस करके और उनको बताइए कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, जी जबरदस्ती इस पे साइन कराया है। तो जी उन्होंने जाके फिर वैसे ही फाइल किया और बताया कोर्ट में। पहले तो मामला पुलिस पे गया, पुलिस से फिर कोर्ट पे गई बात। तो कोर्ट में भी यही बातें चल रही है कि मतलब हमारे पास पेपर है और जिन पे दादी का शाइन है, और ये हम प्रेशर देके इन्होंने, हम सब भाइयों ने मिलकर साइन कराया था, दोनों भाइयों ने। तो जी मामला लंबा बहुत जा रहा है कोर्ट में। तो आप जानते हैं बस वो पैसे और टाइम टाइम, तो बहुत लंबा, अभी तक कुछ फैसला हुआ नहीं है तब से। जी देखिए, इसका उसूल ये है कि नॉर्मली एक बार अगर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस को जाके डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर देते हैं तो आपको 3 साल का टाइम होता है कि आपके साथ अगर कोई धोखा हुआ है तो आप कोर्ट को जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके केस में ज़्यादा आपको तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि वो 3 साल गुजर गए थे या नहीं गुजरे थे जब आपने केस फाइल किया है, नंबर 1। और नंबर 2, जो आपके वालिद साहब ने साइन किया है वो क्या है, वो पढ़ के समझ के ही कोई ओपिनियन दी जा सकती है। अगर आप वो पेपर शेयर करेंगी तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से गाइड करूं ये केस लड़ने में फायदा है या बैठ के कॉम्प्रोमाइज करने में फायदा है। कॉम्प्रोमाइज का मसला, क्योंकि वो अंकल मेरे चचा आके रहना नहीं खोज रहे हैं, और उनका दामाद मतलब उनकी बेटी को प्रेशराइज करके कि अपने अब्बू को तुम बोलो ये मेरे नाम पे कर देंगे। तो नहीं, वो तो कॉम्प्रोमाइज से मैं ये, मेरी मुराद ये थी कि आप उस घर को एक अच्छी कीमत पे उनको बेच के कहीं दूसरा अच्छे तरीके से रह लें, अगर केस जो है आपका कमजोर है तो। अगर केस नहीं नहीं, मजबूत वो है लेना आपका भी नहीं चाह रहे ना, वो लेना भी नहीं चाह रहे उस घर के तो मामले आ में जाएंगे, फैसला। आ जाएंगे। मैं एक मरतबा कागजात आप दिखा लीजिए, उसके कानूनी जी क्या हैसियत है, उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या कर सकते जी जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, शुक्रिया। Assalamu alaikum. हैं। Yeah, I had a question. My other sister actually is living separated from her husband since around 7 to 8 years. She's got 2 kids, which are in Bombay itself. जी The husband is not cooperating and उनको कुछ monthly expense कुछ भी नहीं दे रहे 7-8 साल से, and he's not even compromising के तलाक दे या खुला कुछ की, he's not agreeing for anything. तो इसमें क्या कर सकते हैं मेरी बहन? She's just by herself right now. ओके, ये बॉम्बे में रहती है? नहीं, मेरी बहन आजकल हमारे साथ बैंगलोर में रहती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड बॉम्बे में हैं, 2 बच्चे भी हैं। मुझे नहीं मालूम कि हस्बैंड की इनकम क्या है। आपको केस फाइल करना चाहिए था, इसलिए कि उसूल ये है कि आप जितनी देर करेंगे उतना पैसा आपका नुकसान हो जाएगा और जी आपको पुराना पैसा नहीं मिलता है।
तो मेरे हिसाब से कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपने एडवोकेट को कांटेक्ट करके केस फाइल करें। इंशाल्लाह जो भी आपके शौहर की नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उसका एक परसेंटेज डेफिनेटली मिलेगा। और तलाक के लिए भी वैसे ही केस फाइल करें। अगर उन्होंने 8 साल से मेंटेन नहीं किया है तो उनके लिए ग्राउंड है तलाक लेने के लिए। ओके, एंड इफ उनका कुछ इनकम नहीं है तो फिर? किसका? शौहर का? जी। अगर शौहर का इनकम नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता है। मगर ऐसा मुमकिन तो नहीं दिख रहा है कि उनका इनकम नहीं हो। क्या करते थे वो बिजनेस करते थे और लॉस हो गया। एंड देन द थिंग इज अभी मेरी बहन मतलब शी स्टक, शी कांट मूव ऑन इन लाइफ। तो क्या तलाक का तो ग्राउंड अच्छा है वो। मैं आपको लास्ट टाइम भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि उसका उसूल ये है कि अगर 2 साल तक हस्बैंड वाइफ को मेंटेन नहीं करता है तो वो तलाक का ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे तलाक हो जाती है। लेकिन कोर्ट में टाइम लगता है, तो उनको नोटिस देके मेंटेनेंस नहीं दिया है ये बोल के केस फाइल कीजिए। वो आते हैं और खुला कर लेते हैं। अगर पैसा नहीं है तो खामोशी से अलग हो जाइए, अल्लाह रास्ता खोलेगा। अगर पैसे है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Last week before that, I think so we discussed about counseling for the pre and the post marriage and things like that. And we even went to the, we came with that idea of 3rd week of every month ka kuch. So I just thought you could share that point of view with these people here. So anyone can come up with some ideas about how we go about that. I'm requesting again, making a public request. Malaysia has a proper syllabus for pre-marriage counseling, and somebody needs to take the lead and get that course material so that we can involve the other NGOs within that framework to start the counseling courses, which can be done on whatever Saturday we fix. I'm just waiting for the material to be collected so that once we start, we shouldn't stop in between because of lack of material. So very important that people volunteer and get the material which the Malaysian government probably has approved, or any other Muslim country if it has approved any material regarding the pre-marriage and post-marriage counseling. I think very important that we have that material. I'm also trying to source it out. My friends contact me. I'm trying for Malaysia, but I do not know how far I'll be successful with the Saudi thing, what you had mentioned last time. No problem. Malaysia ka to le lijiye, because Malaysia apparently is pretty good. Okay, inshallah. Have it in mind. I just wanted you to share this info so that others also could do a little part of their homework. Yeah, inshallah. ठीक है, Jazakallah khair. Okay, so if there are no more questions, we can end. Rahman sir, we'll just conclude. Inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Let's, if people have any suggestions or any questions, you know the link, the MJ Legal Sessions. And if you have any suggestions regarding what could be the future topics to be covered, you are most welcome. If anybody wants to make a presentation, we'll be more than glad to allow you to host that program. The only thing is that please share what you're going to speak about in slide form so that we can mutually try and see if that meets the requirements of the Indian law. Everybody is free to offer to host any program or conduct any event here. Inshallah. The link for the WhatsApp group is given in the chat. I request all of you to join it, and these recording of this session and the previous will be uploaded on our YouTube channel. The recordings of the previous sessions are have already been uploaded. Thank you. So I hope we see all of you in the next session. Jazakallah. Assalamu alaikum.